भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी है और इसमें संविधान में नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानते हैं। अधिकारों के बारे में जानने से पहले आइए कुछ बातें जान लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसे सेक्शन 3 के आर्टिकल 12 से 35 के बीच में रखा गया है। इमरजेंसी या आपातकाल एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमारे मौलिक अधिकारों को सरकार छीन सकती है। संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। पहला, समता या समानता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। छठा, संवैधानिक अधिकार। आइए अब हम जानते हैं समता या समानता के अधिकार के बारे में। यह अधिकार 5 अलग अलग हिस्सों में है जिन्हें आर्टिकल 14 से 18 के नाम से जानते हैं। आइए अब हम हर आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 14। यह आर्टिकल कहता है कि देश के सभी लोगों के लिए एक समान कानून बनाया जाएगा और वो सब लोगों पर एक तरीके से ही लागू होगा। आर्टिकल नंबर 15। यह आर्टिकल यह कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, धर्म स्थान, धर्म, मूलवश, जाति, किसी भी तरीके से आप किसी में भी भेदभाव नहीं कर पाएंगे। संविधान के लिए सब लोग बराबर हैं। आर्टिकल नंबर 16 यह कहता है कि किसी भी सरकारी पद पर जाने के लिए सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होगा। हाँ, इसमें एक अपवाद है, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग। आर्टिकल नंबर 17 अनटचेबिलिटी, अछूत या अस्पृश्यता के बारे में है। यह आर्टिकल यह कहता है कि अनटचेबिलिटी या अछूत या अस्पृश्यता यह एक दंडनीय अपराध है भारतीय संविधान में। आर्टिकल नंबर 18 यह कहता है कि किसी भी तरह की उपाधि भारतीय संविधान में किसी को नहीं दी जाएगी। जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में सर की उपाधि दी जाती थी, राय बहादुर की उपाधि दी जाती थी। अब आज़ाद भारत में किसी को भी इस प्रकार की उपाधि नहीं दी जाती है और अगर कोई विदेश में जाकर के वहाँ से कोई उपाधि प्राप्त करता है तो उसके लिए उसको पहले राष्ट्रपति से आज्ञा लेनी पड़ती है। अगला मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। यह 4 हिस्सों में है, आर्टिकल 19, 20, 21 और 22। आइए हम जानते हैं आर्टिकल 19 के बारे में। आर्टिकल 19 कहता है कि हमें बोलने की स्वतंत्रता है, हमें शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने एवं सभा करने की भी स्वतंत्रता है, हमें कोई भी संघ या ऑर्गेनाइजेशन बनाने की स्वतंत्रता है एवं हम देश के किसी भी हिस्से में आवागमन कर सकते हैं। और चीज़ें, हम देश के किसी भी हिस्से में निवास कर सकते हैं और वहाँ बस सकते हैं। इसका अपवाद सिर्फ जम्मू कश्मीर था जो आर्टिकल 370 के एबॉलिशन के बाद अब उसमें चेंजेस आ रहे हैं। संपत्ति का अधिकार, हम संपत्ति एकत्रित कर सकते हैं और हम अपना जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यापार कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 20 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह दोष सिद्धि से संबंधित है और इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। पहला, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सज़ा मिल सकती है, यानी कि एक अपराध के लिए उसको 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती। दूसरी चीज़, किसी भी व्यक्ति को जो सज़ा मिलेगी वो उस हिसाब से मिलेगी जिस समय उसने अपराध किया है उस समय क्या कानून है। बाद में कानून चेंज हुआ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिस समय अपराध किया है उस समय जो कानून था उसी के हिसाब से सज़ा मिलेगी। तीसरी चीज़, कोई भी व्यक्ति न्यायालय में खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं है। आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 के हिसाब से संविधान से हमें जो भी स्वतंत्रता मिली हुई है, हमें पर्सनल इंडिपेंडेंस मिली हुई है, उससे हमें वंचित नहीं किया जा सकता। हम कभी भी कहीं रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। हाँ, आर्टिकल 21 के
कै सेक्शन में, जो एक और सेक्शन बना हुआ है 21 में, उसके हिसाब से 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना यह स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आर्टिकल नंबर 22, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसको मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई हैं। पहली, उसको हिरासत में लेने से पहले उसको हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। दूसरी चीज़, 24 घंटे के अंदर अंदर उसे दंड अधिकारी के सामने प्रस्तुत करना होगा। और तीसरी चीज़, उस व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता है कि वह अपनी पसंद का वकील अपने लिए कर सकता है। अगला मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह 2 हिस्सों में है, आर्टिकल 24 और आर्टिकल 23। आइए हम जानते हैं आर्टिकल 23 के बारे में। आर्टिकल 23 में ऐसा बोला गया है कि हम कभी भी किसी व्यक्ति की खरीद फरोख्त नहीं कर सकते या ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते। इसके अलावा किसी से भी ज़बरदस्ती श्रम नहीं करवा सकते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार उससे कोई कार्य नहीं करवा सकते हैं। अगर ऐसा कराते हैं तो वो दंडनीय अपराध है। हाँ, ज़रूरत पड़ने पर आपको राष्ट्रीय सेवा के लिए ज़रूर बाधित किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 24, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग 14 साल से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे जगह पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। अगला मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह 4 हिस्सों में है, आर्टिकल 25 से 28। आइए जानते हैं आर्टिकल 25 क्या कहता है। आर्टिकल 25 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। आर्टिकल नंबर 26 ये कहता है कि व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्बद्ध संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। आर्टिकल 27 ये कहता है राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। आर्टिकल नंबर 28 के अनुसार राज्य विधि से पूर्ण पोषित किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान में विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। अगला संवैधानिक अधिकार है संस्कृति व शिक्षा संबंधित अधिकार। यह 2 हिस्सों में है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 के अनुसार कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। आर्टिकल 30 के अनुसार कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। आइए अब हम जानते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के बारे में। इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आर्टिकल 32 में कवर किया गया है। इसके तहत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया जाता है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है, जो निम्न है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रशालेख। अब इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा और बताते वक्त मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा, क्योंकि हम सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं तो इनका नाम आपको याद रहे ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन ये बातें आपको याद रहनी चाहिए, इनका जो मतलब है वो आपको याद रहना चाहिए। तो आइए पहले जानते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण कराने वाले अधिकारियों को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करें, जिससे न्यायालय बंदी बनाने जाने के कारणों पर विचार कर सके। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है
जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। प्रतिषेध लेख। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक न्यायकर्मियों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। उत्प्रेक्षण। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। अधिकार प्रशालेख। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, न्यायालय अधिकार प्रशा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता तब तक वह कार्य नहीं कर सकता। आर्टिकल 33, 34, 35 में पार्लियामेंट की पावर्स के बारे में बताया गया है कि किस तरह पार्लियामेंट आर्म फोर्सेस पर भी अपना कंट्रोल कर सकती है जिससे कोई डिसिप्लिनरी इशू ना हो। जब मार्शल लॉ लगे तो कौन कौन से अधिकार नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे मौलिक अधिकार। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे। अंत में बस यही कहना चाहता हूँ कि भारत एक महान देश है और हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। जय हिंद।